असंतुलित वृद्धि का जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है असंतुलित वृद्धि का, ये किसने प्रतिपादित किया था? प्रोफेसर A.O. हर्शमैन ने, ठीक है। और बाद में इसका जो समर्थन है या इसके जो समर्थक अर्थशास्त्री हैं वो हैं सिंगर हैं, किंडलबर्गर हैं, रोस्टोव हैं। इन सभी ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं असंतुलित वृद्धि के बारे में, ठीक है। तो असंतुलित वृद्धि का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्रोफेसर A.O. हर्शमैन के द्वारा, ठीक है। अब देखो असंतुलित वृद्धि का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो अल्प विकसित देश होते हैं, ठीक है, उनके पास में क्या होता है? पूंजी का अभाव होता है, उनके पास में पूंजीगत साधनों की मात्रा कम होती है, उनका अभाव पाया जाता है, ठीक है। अब अभाव पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये जो अल्प विकसित देश हैं वो सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करने की स्थिति में नहीं होते हैं, ठीक है। सब जो भी उनके पास में सीमित संसाधन है उन्हें वो सभी क्षेत्रों में नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं? विकास करने के लिए केवल प्रमुख क्षेत्रों में ही निवेश कर सकते हैं। पूंजी का अभाव होने से केवल ये जो ज़्यादा जरूरी प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है, जिनको प्राथमिकता दी जाएगी उन्हीं क्षेत्रों में उनको क्या करना चाहिए? निवेश करना चाहिए, ठीक है। अब कुछ क्षेत्रों में क्या होगा? इससे निवेश हो जाएगा, ठीक है। जैसे माना कि ए क्षेत्र हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं, ये अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र हैं। अब सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश नहीं किया जा सकता इनके द्वारा। क्यों? क्योंकि अल्प विकसित देशों के पास में क्या होते हैं? जो पूंजीगत साधन उनका अभाव पाया जाता है, सीमित ही होते हैं, ठीक है। तो माना कि जैसे अगर कहें हम कि बी और सी क्या है? ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि पहले उसे अपने जो संसाधन है उनको बी और सी क्षेत्र में लगाने चाहिए। अब देखो बी और सी क्षेत्र में लगाने से क्या होगा? इन क्षेत्रों का तो विकास हो जाएगा, लेकिन ये ए और डी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? असंतुलित वृद्धि। तो फिर ये क्या बोलता है कि जब इन क्षेत्रों से आय प्राप्त होगी तो फिर उससे क्या किया जाएगा? इन क्षेत्रों में भी लगा दिया जाएगा। तो इन क्षेत्रों का विकास होने के बाद में फिर निवेश कहाँ पे किया जाएगा? यहाँ पे किया जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा सिद्धांत है वो कहता है कि पहले जब अर्थव्यवस्था में असंतुलित वृद्धि होती है, कुछ क्षेत्रों का ही विकास होता है, तो उससे अर्थव्यवस्था में आय का स्तर बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे वापस क्या होगी? संतुलित वृद्धि हो जाएगी। मतलब बाद में सभी क्षेत्रों का विकास अपने आप हो जाएगा। मतलब असंतुलित वृद्धि से संतुलित वृद्धि हो सकती है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में जो हमारे अर्थशास्त्री हैं रोस्टोव, वो क्या बताते हैं कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो निवेश की दर है वो कितनी होनी चाहिए? 5 से 10% होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। अर्थव्यवस्था में जो भी समाज है, हमारा परंपरागत समाज है, तो परंपरागत समाज है उसको आत्मनिर्भर अगर बनाना है, अर्थव्यवस्था का तेजी से अगर विकास करना है, तो अर्थव्यवस्था में निवेश की दर कितनी होनी चाहिए? 5% से लेकर 10% तक होनी चाहिए या और इससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और जब इससे अधिक होगी तो इस स्थिति में क्या होगा? अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा, ठीक है। उद्योग धंधों का विकास होगा, जब उनका विकास होगा तो उसमें निवेश बढ़ेगा, जब निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन अगर बढ़ता है तो उससे लाभ की मात्रा भी बढ़ती है, और लाभ की मात्रा बढ़ेगी तो उससे निवेश की मात्रा और बढ़ेगी, ठीक है। जब कुछ उद्योगों का विकास होता है तो उसमें निवेश बढ़ता है, निवेश बढ़ने से अर्थव्यवस्था में उत्पादन की क्षमता बढ़ती है, उत्पादन क्षमता बढ़ने से लाभ बढ़ेगा, और लाभ बढ़ने से और अधिक निवेश किया जाएगा, ठीक है। और ये अर्थशास्त्री क्या बताते हैं कि जो आज विकसित देश हैं उसको अगर हम देखते हैं तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विकसित देश जो हैं उनकी आर्थिक वृद्धि भी इसी प्रकार से हुई है। उन्होंने भी क्या किया? पहले कुछ क्षेत्रों का विकास किया और फिर उससे आय का स्तर बढ़ा है, तो धीरे धीरे फिर सभी क्षेत्रों का विकास हो गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में प्रोफेसर हर्शमैन के क्या विचार है, ठीक है। तो हमने जैसे पढ़ा था कि ये जो असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्रोफेसर हर्शमैन के द्वारा। और प्रोफेसर हर्शमैन जो हैं वो क्या बताते हैं कि जो विकास है अर्थव्यवस्था में वो असंतुलनों की एक श्रृंखला है, ठीक है। मतलब संतुलित की बात नहीं करते, क्या बताते हैं? असंतुलन। मतलब कुछ क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है और कुछ का नहीं किया जा रहा है, कुछ क्षेत्रों में पहले निवेश किया जाता है, कुछ में नहीं किया जाता है। तो ये जो असंतुलन की स्थिति है इसी से क्या होता है? अर्थव्यवस्था में विकास होता है।
ये क्या बताते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो विकास है उसको करने के लिए असंतुलन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में असंतुलित निवेश किया जाएगा उसी से क्या होगा, अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है। ये बताते हैं कि कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनका जो चयन है वो सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, जब उन क्षेत्रों में हम निवेश करेंगे तो उनका विकास होगा, और उनका जब विकास होगा तो उससे क्या होगा, और नए निवेशक हैं वो भी उससे प्रभावित होंगे और अर्थव्यवस्था के विकास का जो मार्ग है वो खुलेगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में अगर ऊंची नीची उन्नति से असंतुलन उत्पन्न होता है और जो हमेशा अर्थव्यवस्था में बना रहता है। अब देखिए, ये जो सिद्धांत है उसको हम रेखा चित्र से जब समझाएंगे तो उसके लिए हमको दो टॉपिक आगे ध्यान रखना है। हम एक तो लेंगे डीपीए और दूसरा हमारा है एसओसी। ठीक है, जहाँ पे डीपीए का मतलब क्या होगा, जो प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाएं हैं उनसे हैं, और एसओसी का मतलब क्या है, जो सामाजिक ऊपरी पूंजी है। ठीक है, तो इन दोनों का थोड़ा ध्यान रखना है कि डीपीए का मतलब क्या होगा, जो भी प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाएं हैं, और एसओसी का मतलब है हमारी सामाजिक ऊपरी पूंजी जो होती है। ठीक है, स्वास्थ्य की सुविधा, जो भी आधारभूत चीजें होती है वो सारी हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं एसओसी से असंतुलन के द्वारा अर्थव्यवस्था का विकास कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया अभी, तो एसओसी का मतलब क्या है, हमारे जो आधारभूत सेवाएं होती हैं। ठीक है, आधारभूत सेवाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे शिक्षा की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, संचार की सुविधा है, परिवहन है, विद्युत, सिंचाई, पानी, इन सभी सुविधाओं को हम क्या कहते हैं, एसओसी कहते हैं, सामाजिक ऊपरी पूंजी कहते हैं। तो अब हमारा ये जो सिद्धांत है वो क्या बताता है, तो इन सुविधाओं का विकास करना चाहिए, इन आधारभूत सुविधाओं का विकास करके हम क्या कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, उनका विकास कर सकते हैं। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पद क्रियाएं जो होती है वो इन आधारभूत सेवाओं के बिना नहीं चल सकती हैं। ठीक है, ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में एसओसी में निवेश किया जाएगा, इन आधारभूत क्रियाओं में निवेश किया जाएगा, तो इन आधारभूत क्रियाओं में निवेश करने से क्या होगा, जो डीपीए हैं हमारी, ठीक है, प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाएं हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा जैसे विद्युत शक्ति का विकास किया जाता है, तो विद्युत शक्ति का विकास करने क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनका भी विकास होगा। क्यों, क्योंकि उनकी स्थापना के लिए बिजली होना एक तरह से क्या है, बहुत आवश्यक है। तो इसका मतलब सरकार के द्वारा जब ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है, परिवहन की सुविधा उपलब्ध करा दी, सड़कें बना दिए, तो सड़कें बनने से क्या होगा, उद्योग धंधों का जो विकास है वो तेजी से हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एसओसी से असंतुलन का मतलब क्या हो गया, कि ये बताता है कि सर्वप्रथम यदि हम सामाजिक सेवाओं के ऊपर व्यय करते हैं, आधारभूत सेवाएं जो होती हैं उनके ऊपर व्यय करना चाहिए। ठीक है, और उनके ऊपर व्यय करने से क्या होगा, एसओसी में निवेश करने से क्या होगा, डीपीए में भी निवेश प्रोत्साहन होगा। ठीक है, और एसओसी से जो भी हमको ये सुविधाएं मिलती हैं, अगर ये सस्ती होती हैं, तो ये अगर सेवाएं सस्ती मिलेगी अगर लोगों को, ठीक है, उत्पादकों को, तो वो नया निवेश करने को प्रोत्साहन, मतलब डीपीए जो है उसमें निवेश करने को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, दूसरा हमारा है डीपीए में निवेश से असंतुलन। ठीक है, पहले हमने कहा कि एसओसी में अगर निवेश किया जाएगा और उससे अगर असंतुलन होता है तो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में विकास होगा। दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि यदि कोई देश की सरकार डीपीए में अगर पहले निवेश करती हैं तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, असंतुलन की स्थिति होगी। ठीक है, लेकिन किस प्रकार से आर्थिक विकास हो सकता है वो हम देखते हैं। तो ये जो है डीपीए में निवेश, ये क्या बताता है कि यदि कोई सरकार एसओसी में निवेश की तुलना में डीपीए में अगर पहले निवेश करती है, ठीक है, जो प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं हैं उसमें निवेश अगर करती हैं, तो उनमें निवेश करने से क्या होगा, जो भी हमारी एसओसी की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य हैं, शिक्षा है, परिवहन की सुविधा है, सिंचाई है, विद्युत है, इनका क्या होगा, अभाव होगा। और जब इनका अभाव होगा तो इस स्थिति में हमारी उत्पादन लागतें क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, उत्पादन की लागतें बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो अभाव है।
अब जब डीपीए में अगर निवेश होता है तो इस स्थिति में क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जो सरकार इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, ठीक है, राजनीतिक दबाव होगा, और राजनीतिक दबाव से क्या होगा, फिर एसओसी में भी क्या होगा, निवेश किया जाएगा, ठीक है, लोगों के द्वारा, निजी निवेशकों द्वारा जैसे किया गया पहले डीपीए में अगर निवेश किया गया है, ठीक है, तो वो सरकार को बाध्य करेगा कि वो उनके लिए आधारभूत सुविधाएं एसओसी जो हैं वो उपलब्ध कराएं, ठीक है। तो राजनीतिक दबाव क्या करेंगे, एसओसी में निवेश के लिए बाध्य करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लाभ की प्रत्याशाएं होती हैं तो क्या होता है, एसओसी से डीपीए में निवेश होगा, ठीक है, और जब राजनीतिक दबाव होता है तो डीपीए से एसओसी में निवेश होगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे हम देख सकते हैं कि विकास के दो मार्ग हैं, ठीक है। विकास के दो मार्ग कौन कौन से हैं, पहला हमारा है एसओसी से डीपीए में निवेश, जिसका मतलब क्या हो गया कि हम अर्थव्यवस्था में एसओसी की अतिरिक्त क्षमता का प्रयोग करते हैं, या फिर दूसरा हो सकता है डीपीए से एसओसी में निवेश, जिसमें एसओसी की न्यूनता का प्रयोग करते हैं। तो हर्षमैन क्या कहता है कि दोनों में से किस मार्ग को अपनाना चाहिए, जो प्रबलतः आत्मचलित हो, और जो हर्षमैन है दोनों में से किसको आत्मचलित मानता है, एसओसी से डीपीए को आत्मचलित मानता है, ठीक है, इसमें निवेश करना चाहिए। तो हर्षमैन जो है वो कहता है कि एसओसी और डीपीए दोनों में एक साथ निवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है, दोनों का एक साथ विकास नहीं करना चाहिए, दोनों का एक साथ विस्तार नहीं करना चाहिए, दोनों में से किसी एक का विस्तार करना चाहिए, ठीक है, या तो एसओसी का कर सकते हैं या फिर डीपीए का, और दोनों में से वो ज़्यादा अच्छा किसको मानता है, एसओसी को। अब देखिए इसको हम इस रेखा चित्र से समझ सकते हैं। तो ओ एक्स अक्ष है, इधर हमने क्या लिया है, एसओसी कोष्ठ लिए हैं, सामाजिक ऊपरी लागतें, और इधर हमने लिए हैं उत्पादक लागतें, ठीक है, प्रत्यक्ष उत्पादक लागतें डीपीए ओ वाई अक्ष पर। और हमारे ये तीन वक्र हैं, ठीक है, जो सममात्रा वक्र हैं ए बी बी सी सी, ये अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जिनका एसओसी और डीपीए का प्रयोग करके जो उत्पादन किया जा सकता है, जो आय प्राप्त की जा सकती हैं, उनके ये संयोग है, ठीक है, ए बी बी सी सी जो सममात्रा वक्र हैं, और ये जो हमारी डीपीए और एसओसी में संतुलन की रेखा है, ठीक है, दोनों में संतुलित वृद्धि को दर्शाती हैं। अब देखिए हर्षमैन क्या कहता है, यदि अर्थव्यवस्था में एसओसी मार्ग चुना जाता है, ठीक है, एसओसी की अतिरिक्त क्षमता का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएंगे, इस ए बिंदु से ई की तरफ, ठीक है। जब अर्थव्यवस्था में एसओसी में कितना निवेश किया जाता है, ए से लेकर ई तक, तो ए से लेकर ई तक का जो निवेश किया जाएगा वो डीपीए में भी क्या करेगा, ए से लेकर डी तक के निवेश को प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। एसओसी में ए से लेकर ई तक का जो निवेश है वो संतुलन कहाँ पे स्थापित करेगा, बी पर, और एसओसी में निवेश करने से डीपीए में भी क्या होगा, ए से लेकर डी तक का निवेश होगा, और संतुलन कहाँ पे आ जाएगा, इस बी बिंदु पर। अब जब संतुलन अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का स्तर क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो आय का स्तर बढ़ने से क्या होगा, वो और अधिक निवेश किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एसओसी निवेश है वो बढ़कर कितना हो जाएगा, बी से जी तक हो जाएगा, और जब एसओसी में निवेश का स्तर ये बढ़ता है तो इस स्थिति में डीपीए में जो निवेश है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, कहाँ चला जाएगा, इस बी से लेकर एफ तक, और राष्ट्रीय आय का उच्च स्तर जो संतुलन वो कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, सी पर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में एसओसी में निवेश करने से आय का उच्च स्तर प्राप्त होता है, ठीक है, और इस तरीके से दोनों क्षेत्रों का विकास हो जाएगा। पहले लेकिन एसओसी में निवेश करने से डीपीए में निवेश को भी प्रोत्साहन मिलता है और राष्ट्रीय आय के उच्च स्तर पर पहुंचा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत है, ठीक है, और मैंने वापस ये यहाँ पे समझा रखा है जो मैंने आपको अभी डायग्राम में समझाया था, ठीक है। तो डीपीए से एसओ अगर, और दूसरा चीज़ हम एक और देख लेते हैं कि यदि डीपीए से एसओसी का मार्ग अगर चुना जाता है तो पहले क्या होगा, ए से लेकर डी डीपीए में निवेश होगा,
और इतना निवेश होने से क्या होगा, अब डीपीए में अगर इतना निवेश हुआ है तो राजनीतिक दबाव के कारण क्या होगा, एसओसी में भी निवेश करना पड़ेगा और कितना होगा, ए से लेकर ई तक होगा। और अर्थव्यवस्था में आय का जो स्तर है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस बी बिंदु पर। जब अर्थव्यवस्था में आय का स्तर बढ़कर कितना हो जाता है, इस ए बिंदु से हम बी बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो इससे अर्थव्यवस्था में डीपीए में क्या होगा, और नया निवेश होगा। कितना हो जाएगा, बी से लेकर एफ तक होगा। और बी से लेकर एफ तक में डीपीए में जो निवेश हो रहा है वो और अधिक एसओसी को प्रभावित करेगा, बाध्य करेगा। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में एसओसी कितना बढ़ेगा, फिर बी से लेकर जी बढ़ेगा और फिर वापस संतुलन का स्तर कहाँ पे आ जाएगा, सी बिंदु पर। तो दो मार्ग हो सकते हैं, एसओसी से डीपीए या फिर डीपीए से एसओसी। तो दोनों का एक साथ विस्तार नहीं करना चाहिए, ऐसा बताता है हर्षमैन। ठीक है, या तो एसओसी से डीपीए या डीपीए से एसओसी का मार्ग चुनना चाहिए। और हर्षमैन दोनों में से अच्छा मार्ग किसको मानता है, एसओसी में पहले निवेश करना चाहिए और फिर उसके बाद में डीपीए में।